हेलो डॉक्टर्स, एमपीपीएससी डेंटल सर्जन 2024 की वैकेंसी के लिए इस बार मैं ये वीडियो बना रहा हूँ एक सीरीज़ के फॉर्म में। जो आज का पहला वीडियो है उसके बारे में बात करेंगे कि जो 385 वैकेंसी आई हैं, क्या ये वाकई में उतनी ही मिल रही है जितनी लोग शो कर रहे हैं? 50% रिजर्वेशन क्या है और ये कैसे अफेक्ट करेगा हमारी वैकेंसी को? और अदर स्टेट के लोग अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं? बेशक अप्लाई कर सकते हैं, उनको कैसे अप्लाई करना है, रजिस्ट्रेशन कैसे कराना है, उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर भी मैंने बताया है। तो इस वीडियो में आप बने रहिएगा पेशेंटली, आखिर तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो को बनाने के लिए मैं बहुत मेहनत करता हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं और वीडियोस बनाऊँ इसी तरह। मेरा नाम डॉक्टर प्रतीक मिश्रा है। एमपीपीएससी 2022 में मेरा रैंक 17 था और यूपीपीएससी 2019 में मेरा रैंक 146 था। चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए, अभी आपके सामने जो पीडीएफ है ये वैकेंसी शो कर रहा है हमारे डेंटल सर्जन की। इसको समझने के लिए प्लीज़ इस वीडियो को बहुत ध्यान से समझिएगा, फॉरवर्ड करके मत देखिएगा। 5 मिनट बस मैं दूंगा आपके, लेकिन अगर आप ये समझ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली सीट्स हमें कितनी मिली है। जो पहला पॉइंट है इस वीडियो का कि क्या 385 सीट सही में अलॉट हो रही है, उसी बारे में समझाऊंगा। तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा, साथ में इस वीडियो को समझिएगा। जो टोटल वैकेंसी है वो यहाँ पे दी हुई है, इसमें से 50% रिजर्वेशन जो है ये उन्होंने उन लोग को दे दिया है जिन्होंने 5 साल से ज़्यादा सर्विस की है गवर्नमेंट में, कॉन्ट्रेक्चुअल। ठीक है, हर कैटेगरी की सीट से उन्होंने 50% निकाल दिया है। इसमें से उन्होंने 33% रिजर्वेशन करीब करीब उन्होंने फीमेल्स को दे दिया है। ठीक है, और बाकी बची हुई सीट्स जो हैं उन्होंने उसको अलॉट किया है फिजिकली हैंडीकैप्ड को, दिव्यांग जन को कहते हैं। आप पहले पीएच का सिस्टम समझिए। 23 सीट्स हैं ये सारी। ठीक है, 23 सीट्स में से जिस भी कैटेगरी का पीएच अप्लाई करता है उसको उसी कैटेगरी की सीट दी जाती है। मान लीजिए कोई एससी है और पीएचपी है तो उसको एससी कोटे से सीट अलॉट होगी। अगर कोई ओबीसी है और पीएच है तो उसको ओबीसी से अलॉट होगी। कोई अगर अनरिजर्व्ड है तो उसको अनरिजर्व्ड पीएच से अलॉट होगी। मान लीजिए 13 सीट भर गई और 10 वैकेंट रह गई, तो ये जो 10 वैकेंट रह गई हैं इतनी ही सीट यूआर से रोक दी जाती है, फ्यूचर के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाती है, लेकिन वो यूआर के कोटे से रोकी जाती है, किसी और कोटे को डिस्टर्ब नहीं किया जाता है। ये एक सिस्टम है दिव्यांग जन के। अब अगली चीज़ समझिएगा कि ये 50% रिजर्वेशन एग्जैक्टली है क्या और क्या ये अफेक्ट कर रहा है हमारे सिलेक्शन को। 50% रिजर्वेशन के बारे में उन्होंने यहाँ पर लिखा है कि जिन्होंने भी न्यूनतम 5 साल की अवधि का काम किया हो कॉन्ट्रेक्चुअल पे। कहाँ पे? एमपी गवर्नमेंट में, किसी और गवर्नमेंट में नहीं। एमपी गवर्नमेंट के किसी भी विभाग में अगर 5 साल का उन्होंने संविदा पद पर काम किया हो तो उनको इस संविदा आरक्षण का लाभ मिलेगा। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है इसका पॉइंट नंबर 9। पॉइंट नंबर 9 ये कहता है कि ये जो संविदा अधिकारी के लिए जो हमने ये पद उन्होंने रिजर्व किए हुए हैं, अगर उनके पास उतने अमाउंट में वो लोग क्वालिफाई नहीं कर पाते जितनी सीट रिजर्व रखी गई है, तो ये कैरी फॉरवर्ड नहीं किए जाएंगे। ठीक है, जो रिजर्व रखे गए हैं, और फिर इनका सिलेक्शन किया जाएगा कॉम्पिटिटिव प्रोसेस के थ्रू। ये पोस्ट को रोक के नहीं रखेंगे। जैसे मैंने आपको पीएच का एग्जांपल दिया कि ये पोस्ट जो है कैरी फॉरवर्ड कर दी जाती है, उसको भरा नहीं जाता, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होगा। मतलब ये जो इतना सारा उन्होंने रिजर्वेशन किया है हर कैटेगरी का, अगर उनके पास 5 साल वाले संविदा कर्मी सिलेक्टेड मिलते हैं तो ही वो उनको उससे कोटे से सीट देंगे, नहीं तो ये सारी की सारी सीट्स कन्वर्ट हो जाएंगी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। मुझे लगता है आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा कि अगर 99 सीट्स हैं तो पहले लोगों को लग रहा था कि 50 तो चली गई अनरिजर्व्ड की, इसमें 35 चली गई फीमेल में, तो 85 तो रिजर्वेशन में चली गई, तो बची कितनी? सिर्फ 14 बची मेरिट के लिए। ऐसा नहीं है। आपकी 99 सीट्स में से 35 सीट्स गई हैं फीमेल के लिए, तो 35 सीट ये जो फीमेल्स की हैं, ये अगर संविदा कर्मी होगी या ये मेरिट से आई होंगी, इनको सिलेक्शन तो मिलेगा इसी कोटे के थ्रू। जो रिमेनिंग आपकी 64 सीट्स हैं ये प्योर मेरिट से भरी जाएंगी। ठीक है, 1 या 2 सीट्स बस हो सकती है ऐसी हो जो कि 50% रिजर्वेशन जो दिया है उसमें चली जाएं, पर एमपी गवर्नमेंट में डेंटल सर्जन संविदा कर्मी बहुत कम है। जितना भी मैंने पता किया है, शायद 40 या 85 ऐसे होंगे जिन्होंने 5 साल या उससे अधिक काम किया है, और उनको भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वो बिना एग्ज़ाम क्वालिफाई किए उनको रिजर्वेशन क्लेम करने मिल जाएगा। उनको रिटन भी निकालना पड़ेगा, इंटरव्यू भी क्लियर करना पड़ेगा। वो लास्ट लिस्ट में आएंगे तो उनको फ़ायदा मिलेगा। फ़ायदा कैसे मिलेगा ये समझाता हूँ। मान लीजिए 2 कैंडिडेट्स हैं, ए और बी। ए जो है ये एक
रेगुलर स्टूडेंट है, जिसने अभी फ्रेश पीडीएस कंप्लीट किया है, और जो बी हैं इन्होंने 5 साल की संविदा की है। इनको मैं एस लिख ले रहा हूँ, ठीक है, एस कोटे के संविदा। दोनों का रैंक आता है 400, एक का आया 400, एक का आया 401। अभी 400 आया है तो 385 से बहुत दूर है, तो इनका सिलेक्शन तो नहीं हो रहा है। लेकिन इनका जो 401 जो रैंक आया है, उनका इस संविदा कोटे में मान लीजिए रैंक इनका 1 है, तो इनको इस कोटे से ये सीट दे दी जाएगी। तो सिर्फ यही फ़ायदा इनको मिल रहा है कि पीछे रैंक आने के बावजूद भी आप इस कोटे से सीट क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा इनको कोई फ़ायदा नहीं है। रिटन एग्ज़ाम तो भी क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। तो आप ये मत समझिए कि आपको सीट्स बहुत कम मिली है, 64 सीट्स मिल रही हैं आपको। ये रिजर्वेशन बिल्कुल अफेक्ट नहीं करने वाला डेंटल सर्जन की प्रक्रिया को। हो सकता है कि बाकी वैकेंसीज को अफेक्ट करे, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर में बहुत सारे ऐसे हैं जो कॉन्ट्रेक्चुअल काम कर रहे हैं बहुत समय से, तो उनके में अफेक्ट करेगा। लेकिन डेंटल सर्जन में कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स बहुत कम है, तो इस चीज़ को लेकर आप बिल्कुल कंफ्यूज मत हो। सीट्स बहुत आई हैं इस बार, हर कोटे के लिए बता रहा हूँ मैं, भले वो SC हो, ST हो, OBC हो, सबके लिए सीट्स पिछली बार के मुकाबले जस्ट डबल आई हैं। पिछली बार 2022 में 193 सीट्स आई थी, इस बार इंटू आप 2 कर दीजिए उसको, बिल्कुल 385 डबल हो जाता है उसका। जब ये सब चीज़ें डबल हो जा रही हैं तो फिर आपको ये सोचना चाहिए कि क्या कट ऑफ इतना आगे जाएगा। ये बात हो गई रिजर्वेशन सिस्टम की। कुछ भी अगर आपको डाउट लग रहा हो मेरे समझाने के बाद भी, तो कमेंट बॉक्स पे डालिएगा, मैं आपको वो चीज़ फिर से समझा सकता हूँ। लेकिन एक पॉजिटिव होप के साथ आप तैयारी करिए। ये एग्ज़ाम एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अब वैकेंसी मध्य प्रदेश में नहीं आने वाली। इन्होंने जितनी भी वैकेंसी क्रिएट करनी थी कर दी है। जो अब वर्क कर रहे हैं यहाँ पे जितने भी ऑफिसर्स, वो 25 साल 30 साल रिटायरमेंट बचा है उनका। तो अब अगली वैकेंसी आएगी आप लोग की, जब ये लोग रिटायर होंगे, हम लोग रिटायर होंगे, तो अब वैकेंसी देखने नहीं मिलने वाली। इससे अच्छा मौका दोबारा नहीं आएगा। अब मैं आपको बात करूंगा दूसरे पार्ट की, कि क्या दूसरे स्टेट के लोग भी इस एग्ज़ाम में अप्लाई कर सकते हैं। वो लोग अप्लाई ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन सारे के सारे UR कैटेगरी में कहलाएंगे। अगर आप मान लीजिए उत्तर प्रदेश के हैं, वहाँ पे आप SC कैटेगरी के हैं, अगर आप इस स्टेट में आके एग्जाम देंगे तो आप UR कैटेगरी में ही फाइट करेंगे। आप अपनी कैटेगरी यहाँ क्लेम नहीं कर सकते हैं। सिर्फ MP के ही जो SC ST कैटेगरी होती है, OBC होती है, वही यहाँ पे अपनी कैटेगरी को क्लेम कर सकता है। चलिए समझते हैं उस पार्ट को। देखिए, जो इन्होंने एडवर्टीजमेंट में रिक्वायरमेंट लिखी है, एक तो लिखा है कि BDS चाहिए और दूसरा लिखा है कि MP स्टेट डेंटल काउंसिल से रजिस्ट्रेशन चाहिए। ये रजिस्ट्रेशन आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप ऑनलाइन इसका फॉर्म भर रहे होंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर वहाँ पे अपलोड करना होता है। डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना होता, नंबर बताना होता है कि आपने वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा लिया है। इसमें एक और रिक्वायरमेंट लिखी है रोजगार पंजीयन की। इसके बारे में आप चिंता ना करें, ये अगर आप इंटरव्यू की पहले भी कराते हैं, मान लीजिए आप रिटन एग्जाम में क्लियर हो गए हैं और आपका रोजगार पंजीयन नहीं है MP गवर्नमेंट के साथ, तो आप इंटरव्यू के पहले भी करा सकते हैं। तो इसको लेके आपको परेशान नहीं होना है। मेन आपका कंसर्न ये होना चाहिए कि आप स्टेट डेंटल काउंसिल में रजिस्टर्ड हैं कि नहीं। ठीक है, अब आप कहीं के भी रजिस्टर्ड हो, UP के हो या उड़ीसा के हो, आपको वहाँ सबसे पहले NOC लेना होता है। NOC लेने के बाद आपको, मैं आपके सामने लाइव आपको दिखाता हूँ कि कैसे आपको आगे बढ़ना है इसको लेके। ये गूगल क्रोम मैंने खोला, देखिए इसमें DCI NOC आपको लिखना है। ये आपने टाइप किया, इसमें तुरंत निकल के आ गया पहले ऑनलाइन NOC फॉर ट्रांसफर ऑफ रजिस्ट्रेशन। फ्रेश एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन फॉर एग्जिस्टिंग यूजर, तो फ्रेश एप्लीकेशन पे कर सकते हैं क्लिक। फ्रेश एप्लीकेशन पे जाने के बाद वो लोग देखो क्या मांग रहे हैं हमसे। उनसे आपसे बस यही मांग रहे हैं, एक तो आपका आधार वगैरह लगेगा, सॉफ्ट कॉपी ऑफ NOC ऑफ द कंसर्न स्टेट, मतलब जहाँ से आप छोड़ रहे हैं रजिस्ट्रेशन, उसकी ओरिजिनल NOC लगेगी PDF फॉर्मेट में। फिर आपकी फ़ोटो लगता है, एक स्कैन सिग्नेचर लगता है, और ये सब जितने भी डॉक्यूमेंट क्लियरली विजिबल होने चाहिए, उनकी रिक्वायरमेंट रहती है। अब यहाँ पे उसको अपलोड करेंगे, आपको तुरंत 7 दिन के अंदर, उससे भी पहले एक NOC जनरेट हो जाएगी, वो आपकी ईमेल पे आती है। वो सब आने के बाद आपको जाना है MP STC स्टेट डेंटल काउंसिल, ये आगे देखिए, ये आपने यहाँ क्लिक किया, पहला जो ऑप्शन आया है यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखिए डॉक्टर रजिस्ट्रेशन। तो आप यहाँ पे प्रोविजनल BDS रजिस्ट्रेशन तत्काल करा सकते हैं। तत्काल में फीस ज़्यादा लगती है, लेकिन वो जल्दी हो जाता है। 7 दिन के अंदर एक जनरल रजिस्ट्रेशन रहता है। तो मान लीजिए मैं जनरल पे क्लिक करता हूँ आप लोग को दिखाने के लिए।
ये पूरा फॉर्मेट भरना होता है। इसमें आप जो भी चूज़ करेंगे तत्काल या जनरल, अभी इसमें जनरल है तो उसमें यही दिखा रहा है। नाम, फादर्स नेम, एड्रेस वगैरह सब भरेंगे, सारे एजुकेशन क्वालिफिकेशन भरेंगे, ये सारी चीज़ अपलोड करनी है। फ़ोटो 10th के मार्कशीट, बीडीएस की अटेम्प्ट सर्टिफिकेट, इसके बाद आप सबमिट करेंगे। आपको 15 से 20 दिन के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन आ जाएगा। तो जब तक आपको समय मिला हुआ है फॉर्म भरने का, तब तक आप इस प्रोसेस को कर सकते हैं। दूसरे स्टेट वालों को बिल्कुल वेलकम किया जाता है यहाँ पे। अगर आप एग्ज़ाम क्लियर करते हैं तो आपको पूरा मौका मिलेगा यहाँ पे वर्क करने का, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको ये सारी बातें मेरी समझ में आ गई होंगी। कुछ दिनों में मैं एक और वीडियो अपलोड करूँगा। कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं रिप्लाई करूँगा। आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। इसके बारे में हम और डिटेल में बात करेंगे अगले वीडियो। थैंक यू।